Hello students, welcome back. Again we are discussing about the 12 principle of management. This is the second part of this principles of management. So let's start. The next one is unity of direction. So direction का मतलब किस साइड में जाना है, चलो देखते हैं किस साइड जाना है. So all units of organization should be moving toward the same objectives through coordinated the focused efforts. एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है. हम दो ही डिपार्टमेंट अभी लेके चलते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड क्या किया है कि वो 100 यूनिट को सेल करना है, ये उनका टारगेट है. पर ये 100 यूनिट कब सेल हो पाएगा? जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा. सो जो ईच ग्रुप ऑफ द एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान. मतलब एक डिपार्टमेंट का एक ही प्लान हो तो ही जाके डिफरेंट डिपार्टमेंट क्या कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और इंश्योर कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीवमेंट के लिए. भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर 100 यूनिट बना के नहीं देगा तो सेल्स डिपार्टमेंट उसको बेचेगा कहाँ पे? और सेल्स डिपार्टमेंट अगर 100 यूनिट का ऑर्डर लेके नहीं आएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो 100 यूनिट बनाया है उसका क्या करेंगे? सो जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन एज वेल एज द कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था, जहाँ पे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के वर्क को हम सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेशन जैसा ही है, जहाँ पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट के गोल्स को हम सिंक्रोनाइज करके एक गोल को अचीव करते हैं. अगर हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड सिस्टमैटिक वर्किंग. एंड अगर हमने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगा? डिक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. देखो कोऑर्डिनेशन आपको पता है कि इट इज़ द एक्सेस ऑफ द मैनेजमेंट. अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, नहीं फॉलो करेंगे या हम कॉमन गोल के लिए काम नहीं करेंगे तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाएगा. इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर हमारा एक ही प्लान या कॉमन गोल नहीं होगा तो उस वजह से जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाएंगे. यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गलत है, आर लिखना भूल गया हूँ. डुप्लीकेशंस ऑफ एक्टिविटीज. डुप्लीकेशंस ऑफ एक्टिविटीज मतलब ये हो सकता है कि कोई एक्टिविटीज की डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाए. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अब देखो, इंटरेस्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी. जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको प्रायोरिटी देना है, ना कि अपने गोल को पहले प्रायोरिटी देना है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? शाहरुख खान की मूवी देखिए चक दे, जिसमें वो डायलॉग बोलते हैं कि पहले जो तुम खेलोगे वो इंडिया के लिए खेलोगे, देन उसके बाद अपने स्टेट्स के लिए, और देन उसके बाद जान बच जाए तो अपने लिए. तो यहाँ पे भी कहने का मतलब यही है कि पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको पहले प्रायोरिटी दोगे, ना कि अपने इंडिविजुअल गोल को. ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल गोल अलग है और ऑर्गेनाइजेशन गोल अलग हो सकता है. एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट. ठीक है, हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है काम करने का. कोई प्रमोशन चाहता है, कोई सैलरी में इंक्रीमेंट चाहता है, कोई इंसेंटिव चाहता है. तो हर किसी का अपना अपना गोल है, पर ये गोल सेकेंडरी है. पहले आपको क्या देखना है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है. आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो, देन उसके बाद अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इम्पॉर्टेंस दो. सो द फर्स्ट वन इज द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स. यस, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इम्पोर्टेंस दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएंगे. कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के साथ अपने इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेट कर दोगे
तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एज वेल एज एवरी इंडिविजुअल के लिए भी। इंक्रीज एम्प्लॉय रिस्पेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो harmonize the relations. The next one is the consequences, conflicting situations in the organization. कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ना देख के आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने गोल्स को दे रहे हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है कि एक दूसरा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट दे इम्पोर्टेंस दे रहा है, बट आप किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, आप अच्छा काम करने के चक्कर में कई बार रिसोर्सेज को भी वेस्ट कर रहे हो, तो जिससे वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। मे बी आपको तो फ़ायदा हो जाए पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लॉस हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सो रेम्युनरेशन का मतलब क्या है, सैलरी, वेजेस, ठीक है। सो द ओवरऑल पे एंड द कंपनसेशन शुड बी फेयर बोथ whom, द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए वो फेयर होना चाहिए। कैसे भाई, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिल रही है उसमें वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहा है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो बर्डन नहीं है, मतलब उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ज़्यादा दे रही है। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अलग अलग कैपेसिटी होती है, या कहा जाए कि वो अलग अलग अमाउंट में सैलरी पे कर पाती है। देखो, एक बड़ी कंपनी है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी पे करने में कैपेबल होती है, जबकि एक छोटी कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी देगी। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई एक सपोज करो कंपनी ए है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को 10,000 रुपीज़ सैलरी दे पा रही है, क्लरिकल पोजीशन पे है, उसको अपने क्लर्क को 10,000 सैलरी दे पा रही है। बी कंपनी है, वो अपने मैनेजर को या क्लर्क को, वो अपने यहाँ पे क्लर्क को 12,000 तक सैलरी पे कर पा रही है। ठीक है, क्यों कर पा रही है? क्योंकि उसके पास उतना वर्क अवेलेबल है, किसके लिए, उस क्लर्क के लिए। और ए के पास उतना काम नहीं होने की वजह से वो उतनी ज़्यादा सैलरी दे ही नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को पे करे। बट हाँ, पे करने के हिसाब से एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों एग्री होने चाहिए। एम्प्लॉय को ये नहीं लगना चाहिए कि जितना उससे काम किया करवाया जा रहा है दे आर नॉट पेइंग अकॉर्डिंग टू दैट, और ऑर्गेनाइजेशन को ये लगना नहीं चाहिए कि भाई हम जितना काम करा रहे हैं उससे कम ज़्यादा हम उसको पे कर रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो द रेम्युनरेशन शुड बी गिवन फेयर फ्रॉम द बोथ द साइड, the employees as well as the organization. Positive impact of the principle, relation between the workers and management. अगर दोनों सेटिस्फाइड हैं तो उनका रिलेशन जो होगा वो इम्प्रूव होगा। रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा पैसों के लालच में या कंपनी को छोड़ के जाने के लिए वो नहीं सोचेंगे। एम्प्लॉयज़ फील सेटिस्फाइड विद देयर वेजेस, दस द कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट एफर्ट। मतलब अगर वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड होगा तो ही विल कंट्रीब्यूट बेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, व्हाट हैपन, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ जो होगा ही विल नॉट पुट हिज बेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिले इन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बिकॉज the employees is not putting their effort in the organization. Conflict between the management and the employees, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच में, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। एंड हाई लेबर टर्नओवर रेट, मतलब एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, फिर थोड़े दिनों में छोड़ के चले जाएंगे, फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ आएंगे, वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सो अगर हम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी एक पर्सन के पास
कॉन्सेंट्रेट कर दे या एक इंडिविजुअल को या एक लेवल पे ही रख दे, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। और अगर हम उसको डिस्पर्स कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे मोर देन वन पर्सन, दैट इज नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन। अब अकॉर्डिंग टू फ्योल क्या था कि देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन with the manager retention final authority through the centralization. Means whenever you giving the decision making or whenever you deciding the decision making authority, that should not be completely centralized or should not be decentralized. there is need of balance, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे? मान लो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि मान लो हमने इसी इंडिविजुअल को सारे के सारे अथॉरिटी दे दी कि भाई तू जो डिसीजन लेगा वो सही है, यानी ये भी इसके पास आएगा डिसीजन लेने के लिए, ये भी इसी के पास आएगा, तो ये सारे जो हैं एक ही इंडिविजुअल के पास आएंगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि भाई ये बाकी सबके काम सॉर्ट आउट करेगा लेकिन अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो वर्क है उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। दूसरा, डिले इन वर्क, क्योंकि ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन कौन लेगा? ये वाला आदमी। सो ये जो आदमी डिसीजन लेगा तो वो इन्हीं के पास से सारे रहेंगे। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो सबके पास पावर है और सब ऑथराइज्ड है अपने अपने डिपार्टमेंट में डिसीजन लेने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि कई बार इन डिसीजन या अथॉरिटी का मिसयूज़ भी होने के चांसेस होते हैं। तो फ्योल ने क्या कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। Certain level of decision making power should be given to the subordinates, whereas main decision power should be main decision making authority should be centralized. So इससे क्या होगा कि जो बड़े डिसीजन हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेंगे, छोटे मोटे डिसीजन के लिए लोअर लेवल या उस लेवल पे सबऑर्डिनेट्स को हम दे सकते हैं। और एक और चीज़, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन है वो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज़ है या छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ जनरली सेंट्रलाइजेशन ही होती है। जैसे एक शॉपकीपर है तो अगर उसके पास 2 आदमी हैं तो वहाँ पे पावर क्या है? सेंट्रलाइज ही रहती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे पावर को डिसेंट्रलाइज ज़्यादा किया जाता है, उसके ऊपर वो डिसेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा फोकस करते हैं। हर डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल सिलेक्शन के लिए या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अथॉरिटी के लिए वो उनके पास अथॉरिटी रहती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके फ़ायदे क्या हैं? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा, efficiency of resources will increase, no extra burden on the top level management। ठीक है, छोटे मोटे डिसीजन तो भाई छोटे लोग भी ले सकते हैं नीचे के। क्विक डिसीजन मेकिंग, जहाँ छोटे मोटे डिसीजन है वो लोअर लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स और मैनेजर्स भी ले सकते हैं। अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करें तो क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट ओवर बर्डन हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ का क्या पढ़ा? नो एक्स्ट्रा बर्डन। क्यों? ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो उसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा अगर हम उस प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे? तो ओवरबर्डन। डिफ़िकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल में अचीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बार बार ये अगर सेंट्रलाइज होगा तो बार बार डिसीजन लेने के लिए हमें वापस ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा या टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो मिसयूज़ भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रलाइज्ड है तो देयर शुड नीड टू बी वेट और बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे ऊपर डाल सकते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन है तो कौन क्या डिसीजन ले रहा है उसकी कोई जवाबदारी भी नहीं हो सकती है। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोल रहा है या स्केलर चेन क्या कहता है? द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाइएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स आर नोन एज अ स्केलर चेन। According to the field, organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by manager and the subordinates। देखो स्केलर चेन के अंदर क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन पैटर्न है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वो एक पैटर्न के साथ मूव ऑन करना चाहिए। जैसे अगर ए को कोई मैसेज पास करना है डी तक
तो वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसी को कांटेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा। जैसे आपके स्कूल में कोई नोटिस आता है प्रिंसिपल सर की तरफ से, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको आता है। वो कैसे आता है, पहले वो सुपरवाइज़र के पास आता है, सुपरवाइज़र देन टीचर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, टीचर्स आपके क्लास में, प्रिंसिपल सर आपका क्लास में आके इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते हैं कि हाँ बेटा कल हॉलीडे है, ठीक है। वो कैसे, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आता है। और जैसे डी को ए से कम्युनिकेट करना है तो अगेन उसको यही प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न, ठीक है। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, जैसे अगर तुम्हारे को कोई काम है तो आप अपने क्लास टीचर को बोलते हो, देन योर क्लास टीचर रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल है। अगर डी को एफ से काम है तो वो डायरेक्टली एफ को कांटेक्ट नहीं करेगा, वो अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू ए तक पहुंचाएगा, ए अगेन उसको पास करेगा ई को एंड ई पास करेगा एफ को। तो ये जो प्रोसेस है ये ऐसे में भी और ऐसे में भी दोनों में वो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाए या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्केलर चेन को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया भाई कि डी ने डायरेक्टली कांटेक्ट किसको किया, जी को। तो ये जो पैटर्न जो चेंज हुआ है, या कहा जाए कि जो पैटर्न जो ब्रेक हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द गैंग प्लैंक, ठीक है। अब गैंग प्लैंक किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है तो यस पॉसिबल है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इन द इमरजेंसी व्हेन यू break the formal communication chain at that is known as the gang plank। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बच्चे को इंजरी हो गई, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्लास टीचर को नहीं ढूंढना है, ठीक है। अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो उनको ढूंढने नहीं जाना है, या सुपरवाइज़र को नहीं ढूंढना है। मान लो सुपरवाइज़र भी नहीं मिले, ठीक है, तो उस टाइम पर उनका वेट नहीं करना है कि जब तक सर नहीं आएंगे तब तक हम आगे प्रिंसिपल सर के पास नहीं जाएंगे। तब आप क्या करोगे, डायरेक्टली जब प्रिंसिपल सर को कांटेक्ट करते हो, यानी ये जो बीच का फॉर्मल लाइन जो तोड़ते हो गैंग प्लैंक में, वो पैटर्न हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्टर रूट हैज़ बीन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट डिले। द फेयल ने ये कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्केलर चेन को फॉलो करना है, बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन चेन को तोड़ के गैंग प्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन। अब इससे होता क्या है कि देखो, अगर ए को कोई मैसेज पास करना है डी को, तो इससे क्या होगा कि बी को भी पता रहेगा या सी को भी पता रहेगा। कोई एक इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके थ्रू होते हुए जाएगी, तो इनको पता होगा कि भाई बॉस ने क्या ऑर्डर दिया है। कॉर्डियल रिलेशन अमंग द एम्प्लॉयज़, यहाँ पे वाई लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, सो ये लिख लीजिएगा। रिजॉल्व द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स। सो रिजॉल्व द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, जो स्केलर चेन होता है वो काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर देता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स, कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिलेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, कौन किसको क्या रिपोर्ट कर रहा है वो कुछ किसी को पता ही नहीं होगा। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, ना कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी ना इन्फॉर्मेशन सबको मिलेगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। डिफ़िकल्टी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे देखा कि भाई ए को अगर कोई ऑर्डर देना है तो बी और सी के थ्रू ही देना पड़ेगा, तो इन दोनों को भी पता होगा ही। अब ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी डी को, लेकिन बी और सी को पता ही नहीं है, तो भाई अगर इसने काम नहीं किया वो वाला, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, सी की बी। तो यहाँ पे